सुमन चौका बर्तन निबटाकर बरामदे में खड़ी आंचल से हाथ पोंछ ही रही थी कि अपने बड़े भाई रमेश को आंगन में प्रवेश करते देख वहीं ठगी सी खड़ी रह गई। सोनम स्कूल गई हुई थी और अंकित प्रेस की नौकरी पर गया हुआ था। रमेश ने बरामदे में पड़ी खाट पर बैठते हुए कहा, अंकित के लिए लड़की देख आया हूं। लाखों में एक है, सीधा सच्चा परिवार है। पिता अध्यापक हैं, इटावा के रहने वाले हैं। वहीं उनका अपना मकान है। दहेज तो ज्यादा नहीं मिलेगा, पर लड़की बस यूं समझ लो चांद का टुकड़ा है। शक्ल सूरत में ही नहीं, पढ़ाई में भी फर्स्ट क्लास है। अंग्रेजी में MA पास है। तू बहुत दिनों से कह रही थी ना कि अंकित की शादी करा दो, बस अब चारपाई पर बैठी बैठी हुक्म चलाया करना। सुमन ने एक दीर्घ निश्वास छोड़ा। 6 साल हो गए उसे विधवा हुए। 45 साल की उम्र में ही वह 60 साल की बुढ़िया दिखाई पड़ने लगी। कौन जानता था कि कुंदन अकस्मात यूं चल बसेंगे। वे एक प्रेस में प्रूफ रीडर थे। 10,000 रुपए पगार मिलती थी। मकान अपना होने के कारण घर का खर्च किसी तरह चल जाता था। अंकित पढ़ाई में शुरू से ही होशियार न था। 12वीं क्लास में 2 बार फेल हो चुका था। पिता की मृत्यु के समय वह 18 वर्ष का था। प्रेस के प्रबंधकों ने दया करके अंकित को 8,000 रुपए वेतन पर क्लर्क की नौकरी दे दी। पिछले 3 सालों से सुमन चाह रही थी कि कहीं अंकित का रिश्ता तय हो जाए। घर का कामकाज उससे ढंग से संभलता नहीं था। कहीं बातचीत चलती भी तो रिश्तेदार अड़ंगा डाल देते या पास पड़ोसी रही सही कसर पूरी कर देते। कुंदन की मृत्यु के बाद रिश्तेदारों का आना जाना बहुत कम हो गया था। सुमन के बड़े भाई रमेश साल में 1 आध बार आकर उसका कुशल क्षेम पूछ जाते। पिछली बार जब वे आए तो सुमन ने रुआं से गले से कहा था, अंकित की शादी में इतनी देर हो रही है तो सोनम को तो शायद कुंवारी ही बिठाए रखना पड़ेगा। रमेश ने तभी से गांठ बांध ली थी, जहां भी जाते ध्यान रखते। इटावा में मास्टर दीनानाथ ने जब दहेज के अभाव में अपनी कन्या के लिए वर न मिल पाने की बात कही तो रमेश ने अंकित की बात छेड़ दी। छेड़ क्या दी, अपनी ओर से वे लगभग तय ही कराए थे। सुमन बोली, भाई दहेज की तो कोई बात नहीं। अंकित के पिता तो दहेज के सदा खिलाफ थे, पर अपना अंकित तो कुल मैट्रिक पास है। रमेश ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था, पर अब अपनी बात रखते हुए बोले, पढ़ाई का क्या है, नौकरी आजकल किसे मिलती है। अच्छे अच्छे MA जूते चटकाते फिरते हैं, फिर शक्ल सूरत में हमारा अंकित कौन सा बेपढ़ा लगता है। रविवार को सुमन रमेश के साथ अंकित और सोनम को लेकर लड़की देखने इटावा पहुंची। लड़की वास्तव में हीरा थी। सुमन की तो उस पर नजर ही नहीं ठहरती थी। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल, गोरा रंग, छरहरा शरीर, सरल स्वभाव और मृदुभाषी। जलपान और इधर उधर की बातों के बाद लड़की वाले अंकित के परिवार वालों को आपस में सलाह मशवरे का मौका देने के लिए एक एक करके खिसक गए। अंकित घर से सोचकर चला था कि लड़की में कोई न कोई कमी निकालकर मना कर दूंगा। MA पास लड़की से विवाह करने में वह हिचकिचा रहा था, पर कविता को देखकर तो उसे स्वयं से ईर्ष्या होने लगी। सोनम का मन कर रहा था कि चट मंगनी पट ब्याह करा के भाभी को अभी अपने साथ आगरा लेती चले। सुमन को भी कहीं कोई कसर दिखाई नहीं दी, पर वह सोच रही थी कि यह लड़की घर के कामकाज में उसका हाथ क्या बटा पाएगी। रमेश ने जब प्रश्नवाचक दृष्टि से सुमन की ओर देखा तो वह सहज होती हुई बोली, भाई इन लोगों से भी तो पूछ लो कि उन्हें लड़का भी पसंद है या नहीं। अंकित की पढ़ाई के बारे में भी बता दो, बाद में कोई यह न कहे कि हमें धोखे में रखा। रमेश उठकर भीतर गए। वहां लड़के के संबंध में ही बात हो रही थी। लड़का सबको पसंद था। कविता की भी मौन स्वीकृति थी। रमेश ने जब अंकित की पढ़ाई का उल्लेख किया तो दीनानाथ के मुख से एकदम निकला, ऐसा लगता तो नहीं है। फिर अपना निर्णय देते हुए बोले, मेरे कितने ही MA पास विद्यार्थी कई कई साल से बेकार हैं। चपरासी तक की नौकरी के लिए अप्लाई कर चुके हैं, पर अधिक पढ़े लिखे होने के कारण वहां से भी कोई इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाता। कविता की मां को भी कोई आपत्ति नहीं थी। हां, कविता के मुख पर पल भर को शिकन अवश्य आई, पर फिर तत्काल ही वह बोल उठी, जैसा तुम ठीक समझो मां। शायद उसे अपने परिवार की सीमाएं झांत थीं और वह हल होती हुई समस्या को फिर से मुश्किल पहेली नहीं बनाना चाहती थी। रमेश के साथ दीनानाथ भी बाहर आ गए। समधिन से बोले, आपने क्या फैसला किया? सुमन बोली, लड़की तो आपकी हीरा है,
पर उसके योग्य राजमुकुट तो हमारे पास है नहीं। दीनानाथ गदगद होते हुए बोले, गुदड़ी में ही लाल सुरक्षित रहता है। सुमन ने बाजार से मिठाई और नारियल मंगाकर कविता की गोद भर दी। अपनी उंगली में से एक नई अंगूठी निकालकर कविता की उंगली में पहना दी। रिश्ता पक्का हो गया। 3 महीने के बाद उनका विवाह हो गया। मास्टर जी ने बारातियों की खातिरदारी बहुत अच्छी की थी। कविता को भी उन्होंने गृहस्थी की सभी आवश्यक वस्तुएं दी थीं। शादी के बाद कविता 1 सप्ताह ससुराल में रही। बड़े आनंद में समय बीता। सबने उसे हाथों हाथ लिया। जो देखता प्रभावित हो जाता। अपनी इतनी प्रशंसा कविता ने पूरे जीवन में नहीं सुनी थी, पर एक ही बात उसे अखर रही थी, अंकित का उसके सम्मुख निरीह बने रहना, हर बात में संकोच करना और सकुचाना। अधिकार पूर्वक वह कुछ कहता ही नहीं था। समर्पण की बेला में उसने ही जैसे स्वयं को लुटा दिया था। अंकित तो हर बात में आज्ञा की प्रतीक्षा करता रहता था। पत्नी से कम पड़ा होने से अंकित में इन दिनों एक हीन भावना घर कर गई थी। हर बात में उसे लगता कि कहीं यह उसका गंवारपन न समझा जाए। वह बहुत कम बोलता और खोया खोया रहता। 1 महीने बाद जब कविता दोबारा ससुराल आई तो विवाह की धूमधाम समाप्त हो चुकी थी। इस बीच तमाशा देखने के शौकीन सुमन और अंकित के कानों में सैकड़ों तरह की बातें फूंक चुके थे। सुमन से किसी ने कहा, बहू की सुंदरता को चाटोगी क्या? पढ़ी लिखी तो है, पर फली भी नहीं फोड़ने की। कोई बोला, कल ही पति को लेकर अलग हो जाएगी, वह क्या तेरी चाकरी करेगी? किसी ने कहा, पढ़ी लिखी लड़कियां घर के काम से मतलब नहीं रखती, इनसे तो बस फैशन और सिनेमा की बातें करा लो, तुम मां बेटी खट्टा करना। किसी ने टिप्पणी की, तुम तो बस रूप पर रींझ गई, नकदी के नाम क्या मिला? ठेंगा। कल को तुम्हें भी तो सोनम के हाथ पीले करने हैं। किसी ने कहा, अंकित को समझा देना, तनख्वाह तुम्हारे ही हाथ पर लाकर रखे। किसी ने सलाह दी, बहू को शुरू से ही रोब में रखना, हमारी तुम्हारी जैसी बहुएं अब नहीं आती हैं, खेली खाई होती हैं। गरज यह कि जितने मुंह उतनी ही बातें। पड़ोसिनों और सहेलियों ने न जाने कहां कहां के झूठे सच्चे किस्से सुनाकर सुमन को जैसे महाभारत के लिए तैयार कर दिया। वह भी सोचने लगी, इतनी पढ़ी लिखी लड़की नहीं लेनी चाहिए थी। उधर अंकित कुछ तो स्वयं हीन भावना से ग्रस्त था, कुछ साथियों ने फिक्रे कसकस कर परेशान कर दिया। कोई कहता, मियां तुम्हें तो हिज्जे कर कर के बोलना पड़ता होगा। कोई कहता, भाई सूरत ही सूरत है या सीरत भी है। कोई कहता, अजी शर्म हया तो सब कॉलेज की पढ़ाई में विदा हो जाती है, वह तो अंकित को भी चौराहे पर बेच आएगी। दूसरा कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कान में फुसफुसाया, यार हाथ भी रखने देती है कि नहीं। कविता जब दोबारा ससुराल आई तो मां बेटे किसी अप्रत्याशित घटना की कल्पना कर रहे थे। रह रहकर दोनों का कलेजा धड़क जाता था और वे अपने निर्णय पर सकपका जाते थे। वास्तव में हुआ भी अप्रत्याशित ही। हाथों की मेहंदी छूटी नहीं थी कि कविता कमर कसकर घर के कामों में जुट गई। झाड़ू लगाना और बर्तन मांजने जैसे काम उसने अपने मायके में कभी नहीं किए थे, पर यहां वह बिना संकोच के सभी काम करती थी। महल्ले वालों ने पैंतरा बदला। अब उन्होंने कहना शुरू किया, गौने वाली बहू से ही चौका बर्तन झाड़ू बुहारू शुरू करा दी है। 4 दिन तो बेचारी को चैन से बैठने दिया होता। सास ने काम का बंटवारा कर लेने पर जोर दिया, पर कविता नहीं मानी। उसे घर की आर्थिक परिस्थिति का भी पूरा ध्यान था। इसीलिए जब सुमन एक दिन घर का काम करने के लिए किसी नौकरानी को पकड़ लाई तो कविता इस शर्त पर उसे रखने को तैयार हुई कि सोनम की ट्यूशन की छुट्टी कर दी जाए, वह उसे स्वयं पढ़ाएगी। सोनम हाई स्कूल की परीक्षा दे रही थी। छमाही परीक्षा में वह अंग्रेजी और संस्कृत में फेल थी, सो अंकित ने उसे घर में पढ़ाने के लिए एक सस्ता सा मास्टर रख दिया था। मास्टर केवल BA पास था और पढ़ाते समय उसकी कई गलतियां खुद कविता ने महसूस की थीं। 800 रुपए का ट्यूशन छुड़ाकर नौकरानी को 500 रुपए देना महंगा सौदा भी नहीं था। कविता के पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा था कि सोनम भी खुश थी। 1 महीने में ही सोनम की गिनती क्लास की अच्छी लड़कियों में होने लगी। जब सहेलियों ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो उसने भाभी की भूरी भूरी प्रशंसा की। थोड़े ही दिनों में महल्ले की कई लड़कियों ने कविता से ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दिया। सुमन को पहले तो कुछ संकोच हुआ, पर बढ़ती हुई महंगाई में घर आती लक्ष्मी लौटाने को मन नहीं हुआ।
सोचा बहू का हाथ खर्च ही निकल आएगा। अंकित की बंधी बंधाई तनख्वाह में कहां तक काम चलता। गर्मी की छुट्टियों में ट्यूशन बंद हो गए। इन दिनों अंकित अपनी छुट्टी के बाद प्रेस में 2 घंटे हिंदी के प्रूफ देखा करता था। एक रात कविता ने उससे कहा कि वह प्रूफ घर ले आया करे और सुबह जाते समय ले जाया करे। कोई जरूरी काम हो तो रात को घूमते हुए जाकर वहां दे आए। अंकित पहले तो केवल हिंदी के ही प्रूफ देखता था, अब वह कविता के कारण अंग्रेजी के प्रूफ भी लाने लगा। कविता की प्रूफ रीडिंग इतनी अच्छी थी कि कुछ ही दिनों में स्थिति यहां तक आ पहुंची कि प्रेस का चपरासी दिन या रात किसी भी समय प्रूफ देने आ जाता था। अब पर्याप्त आय होने लगी। सोनम हाई स्कूल में प्रथम श्रेणी में पास हुई तो सारे स्कूल में धूम मच गई। स्कूल में जब यह रहस्य प्रकट हुआ कि इसका सारा श्रेय उसकी भाभी को है, तो प्रधानाध्यापिका ने अगले ही दिन कविता को बुलावा भेजा। एक अध्यापिका का स्थान रिक्त था। प्रधानाध्यापिका ने कविता को सलाह दी कि वह उस पद के लिए प्रार्थना पत्र भेज दे। 15 दिनों के बाद उस पद पर कविता की नियुक्ति हो गई। कविता जब नियुक्ति पत्र लेकर घर पहुंची तो उसकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलक आए। कविता अब दिन में स्कूल की नौकरी करती और रात को प्रूफ पढ़ती। घर की आर्थिक दशा सुधर रही थी, पर अंकित स्वयं को अब भी बौना महसूस करता था। प्यार के नाम पर कविता उसकी श्रद्धा ही प्राप्त कर रही थी। एक रात जब अंकित हिंदी के प्रूफ पढ़ रहा था तो कविता ने बड़ी विनम्रता से कहा, सुनो। अंकित का हृदय धक धक करने लगा। अब आप यह प्रूफ संशोधन छोड़ दें, पैसे की तंगी तो अब है नहीं। अंकित ने सोचा, गए काम से। उसके हृदय में उथल पुथल मच गई। संयत होकर बोला, पर अब तो आदत बन गई है, बिना पढ़े रात को नींद नहीं आती। कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, वही तो कह रही हूं, सोनम की इंटर की पढ़ाई के लिए सारी किताबें खरीदी जा चुकी हैं। आप प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में इंटर का फॉर्म भर दें। अंकित का चेहरा अनायास लाल हो गया। उसने असमर्थता जताते हुए कहा, इतने साल पढ़ाई छोड़े हो गए हैं, अब पढ़ने में कहां मन लगेगा। कविता ने उसके निकट खिसक कर कहा, पढ़ते तो आप अब भी हैं। 2 घंटे प्रूफ की जगह पाठ्यक्रम की पुस्तकें पढ़ लेने से बेड़ा पार हो जाएगा। कठिन कुछ नहीं है। अंकित 3-4 दिनों तक परेशान रहा, फिर उसने फॉर्म भर ही दिया। पहले तो पढ़ने में मन नहीं लगा, पर कविता प्रत्येक विषय को इतना सरल बना देती कि अंकित का खोया आत्मविश्वास लौटने लगा था। साथ ही ताना देते। कोई उससे कहता कि वह तो पूरी तरह जोरू का गुलाम हो गया है। यही दिन तो मौज मस्ती के हैं, पर अंकित सुनी अनसुनी कर देता। इंटर द्वितीय श्रेणी में पास कर लेने के बाद तो उसने स्वयं ही कॉलेज की संध्या कक्षाओं में बीए में प्रवेश ले लिया। बीए में उसकी प्रथम श्रेणी केवल 5 नंबरों से रह गई। सुमन की समझ में नहीं आता था कि बहू ने सारे घर पर जाने क्या जादू कर दिया है। अंकित के पिता हार गए, पर यह पढ़ने में सदा फिसड्डी रहा। अब इसकी अक्ल वाली दाढ़ निकली है। बीए के बाद अंकित ने एमए हिंदी में प्रवेश लिया। इस प्रकार अब तक पढ़ाई में कविता से जो सहायता मिल जाती थी, उससे वह वंचित हो गया। पर अब तक उसमें पर्याप्त आत्मविश्वास जाग चुका था। वह पढ़ने की तकनीक जान गया था। कविता भी यही चाहती थी कि वह हिंदी में एमए करे, अन्यथा उसकी हीनता की भावना दूर नहीं होगी। अपने बूते पर एमए करने पर उसका स्वयं में विश्वास बढ़ेगा। वह स्वयं को कम महसूस नहीं करेगा। वही हुआ। समाचार पत्र में अपना एमए का परिणाम देखकर अंकित भागा भागा घर आया। मां आराम कर रही थी। सोनम किसी सहेली के घर गई हुई थी। छुट्टी का दिन था। कविता घर की सफाई कर रही थी। अंकित ने समाचार पत्र उसकी ओर फेंकते हुए कहा, प्रथम श्रेणी, द्वितीय स्थान। और इससे पहले कि कविता समाचार पत्र उठाकर परीक्षा फल देखती, अंकित ने आगे बढ़कर उसे दोनों हाथों में उठा लिया और खुशी से कमरे में नाचने लगा। उसकी हीनता की ग्रंथि चरमरा कर टूट चुकी थी। आज वह स्वयं को किसी से कम महसूस नहीं कर रहा था। विश्वविद्यालय में उसने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। यह गर्व उसके चेहरे पर स्पष्ट झलक रहा था। कविता का चेहरा पहले प्रसन्नता से खिला, फिर लज्जा से लाल हो गया। आज पहली बार बिना मांगे उसे पति का संपूर्ण प्यार प्राप्त हुआ था। इस अधिकार की वह कितने दिनों से कामना कर रही थी, विवाह के दिन से ही।
अपनी इस उपलब्धि पर उसकी आंखों में खुशी का सागर उमड़ पड़ा।